और आइए अब दूसरी बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान को लेकर इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है। एक तो ईरान के विदेश मंत्री रूस में हैं, दूसरा ईरान की ओर से अमेरिका को एक और समझौता प्रस्ताव मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। हॉर्मुज को लेकर भी इस प्रस्ताव में ईरान ने कुछ बड़े संकेत दिए हैं, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका का रवैया थोड़ा सख्त होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान भी इसके संकेत दे रहे हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। जुबान पर सुलह की बातें, मगर हाथों में पत्थर हैं। इनकी फाइलों में अमन है, पर जमीन पर मचा बवंडर है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हवाओं में सियासी सुगबुगाहट का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान को युद्ध खत्म करना है तो उसे फोन उठाना होगा। ट्रंप ने दो टूक अंदाज में कहा कि हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं, वे हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल इतनी आसान नहीं है। ट्रंप की शर्त पत्थर की लकीर जैसी है, नो न्यूक्लियर वेपन। ट्रंप ने अपने दूतों का पाकिस्तान दौरा रद्द करने का ये संदेश दे दिया है कि अमेरिका आधे अधूरे प्रस्तावों पर समझौता नहीं करेगा। उधर तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान और ओमान के बाद अब सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चौखट पर पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि धमकी और नाकाबंदी के साए में बातचीत मुमकिन नहीं है। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप की बेवजह की मांगों की वजह से पाकिस्तान में शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई। अमेरिकी रवैये के कारण वार्ता का पिछला दौर प्रगति होने के बावजूद अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सका। उनकी अत्यधिक मांगे और गलत दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार थे। इसलिए मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने मित्रों से परामर्श करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस बीच खबरों के अनुसार तेहरान ने मध्यस्थ के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने और जारी संघर्ष को खत्म करने की रूपरेखा पेश की गई है। इस प्रस्ताव में 2 चरणों वाली योजना का जिक्र है। पहले चरण में समुद्री मार्ग खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर जोर दिया गया है, जबकि दूसरे चरण में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और परमाणु मुद्दे पर बातचीत शामिल है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में चलाए गए अभियानों के दौरान हिजबुल्लाह के 3 सदस्यों को मार गिराया। इसके अलावा आईडीएफ ने बिंत जबील में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को भी हमलों में निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की सीधी वार्ता से इनकार कर दिया है। कासिम ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा। बहरहाल वार्ता और हमलों के बीच क्या दुनिया एक नया महायुद्ध देखेगी या शांति की राह निकलेगी? यह इन 2 मुल्कों की जिद और कूटनीति के बीच फंसा हुआ सवाल है। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो रूस पहुंच गए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान हमको भी कॉल कर सकता है। इस सब के बीच एक प्रस्ताव भी आया है, जो खबरों में ये प्रस्ताव आया है कि कहीं ना कहीं ईरान ये कहता है कि अगर आप ब्लॉकेड खोल दोगे तो हम हॉर्मुज को खोल देंगे। तो क्या कहेंगे आप, कहाँ ये स्थिति है? क्या अमेरिकी जो ब्लॉकेड है उसका ईरान पर अब दबाव पड़ना शुरू हो गया है? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा चंद्रशेखर जी, क्योंकि बात ब्लॉकेड की कब आई? ब्लॉकेड की बात तब आई जब सीज फायर हो गया था। और सीज फायर में जो थे, बल्कि जो डिमांड्स थी ईरान की 15 डिमांड, और जो रूस की तरफ यूएस की तरफ से जो प्रस्ताव था वो एक्सचेंज हो रहा था, उसके ऊपर बातचीत भी हुई थी इस्लामाबाद। लेकिन ब्लॉकेड उसके बाद लगा, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर सीज फायर है तो सीज फायर में चेंजेस नहीं करने। हॉर्मुज तब भी ईरान की तरफ से प्रस्ताव था कि हम हॉर्मुज खोल देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ब्लॉकेड लग गया। ब्लॉकेड के बाद फिर उसके बाद से बातचीत नहीं शुरू हुई। वो अभी भी वो सबसे बड़ा अड़ंगा वही है, न्यूक्लियर वगैरह की बात नहीं हो रही। पहले ब्लॉकेड खोलो, हॉर्मुज खुलता है, बात उसमें फाइन प्रिंट की भी है। हॉर्मुज खोलने का क्या मतलब है? जो शिप रूट वो ईरान तय करेगा, और जो ईरान तय करेगा तो क्या उस पर कोई टोल देना पड़ेगा? ये फाइनल पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है इससे ईरान नहीं उठे। खोल तो दिया, खोल तो देगा अगर ब्लॉकेड हटे,
लेकिन कंट्रोल फिर भी ईरान का रहेगा हॉर्मुज के ऊपर। मुझे नहीं लगता वहां पर कोई शिफ्टिंग ईरान से आई है। तो स्थिति मुझे लग रहा है कि वैसी की वैसी है। जो सीज फायर टॉक्स जो पहली हुई थी इस्लामाबाद में पहले राउंड के बाद, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं है। न्यूक्लियर के ऊपर मुझे लगता है कि वो पुरानी बातें हैं, क्योंकि न्यूक्लियर इशू ही नहीं है। ईरान तो पहले से कह रहा है कि जो उसके पास 450 किलो का एनरिच्ड यूरेनियम है, 60% जो एनरिच्ड है, उसको वो सरेंडर करने या ले जाने के लिए तैयार है। उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी ईरान का कहना है कि हम ये परमाणु बम बना ही नहीं रहे। प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है मिसाइल्स के ऊपर। वो ईरान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक बार जब ये सामान 450 किलो चला जाए, उसके बाद जीरो एनरिचमेंट के लिए भी ईरान तैयार नहीं है कि उसके बाद एनरिचमेंट ही बंद कर देगा। ये डिमांड यूएस से आ रही है और खासकर इसराइल से आ रही है कि जीरो एनरिचमेंट। क्या यही कारण है कि अमेरिका जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड वहां पर अमेरिका ने कर रखा है, उसको अमेरिका उपयोग कर रहा है ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ये खासकर न्यूक्लियर डील को लेकर के? अल्टीमेटली चंद्रशेखर जी, बात वो न्यूक्लियर के ऊपर आ रही है। अब सब बाकी चीजें जो है न्यूक्लियर के ऊपर अभी बात ही नहीं हो रही, क्योंकि ब्लॉकेट पे चली गई ये बात। अब वो दबाव से मुझे नहीं लगता कि अब जितना मर्जी दबाव ईरान पे डालेंगे उससे वो वहां से दबाव का कोई असर होने वाला है ईरान के ऊपर। अब बात ये बैटल ऑफ विल्स है, कौन पहले झुकता है। ब्लॉकेड हटाते हो तो बातचीत दोबारा से शुरू होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और है कि अभी हम देख रहे हैं अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो मॉस्को पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि और मॉस्को कहाँ कैसे पहुंचे? सबसे पहले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के बाद मस्कट, मस्कट के बाद मॉस्को। मुझे लगता है ईरान भी अपने फ्लैंक्स खोल रहा है कि भाई सिर्फ हम इस्लामाबाद पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अगर बातचीत करनी हो। आपको याद होगा कि ओमान से शुरू हुई थी फरवरी 28 से पहले जो बातचीत हो रही थी, मध्यस्थता ओमान ने की थी, तो वापस बहाल कर रहे हैं ईरानियंस ओमान को। और साथ में जो बड़ा प्लेयर है जिसकी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में है वो रूस, अब रूस के पास भी जा रहे हैं। तो एक ब्रॉडन कर रहे हैं ये जो नेगोशिएटिंग फ्रेमवर्क जो है ना, वो ईरानियंस अब उसको ब्रॉडन कर रहे हैं। वो कहाँ तक आगे जाएगा हमें देखना है, लेकिन ये मूव जो है कि नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा किया जाए। अतुल जी, क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो ब्लॉकेड को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान भी आया था कि अगर हम ब्लॉकेड हटा देंगे तो फिर हम ईरान पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना पाएंगे, कोई डील नहीं कर पाएंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो जो प्रेशर वाली बात थी ना, वो दबाव वाली, वो बहुत पहले खत्म हो गई है जी। जब खामेनी जो फरवरी 28 को जिसको कहते हैं डिकैपिटेशन स्ट्राइक के, सारी लीडरशिप को एक तरह से हत्या कर दी थी, उसके बाद ये दबाव था कि भाई अब ये पॉपुलर रिवोल्ट हो जाएगा, रेजिम चेंज हो जाएगी, वो काम नहीं किया। फिर उसके बाद हम दूसरे पहलू पे गए कि बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आते हैं कि भाई हम खार्ग आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे, वो बात भी नहीं हुई। तो मतलब दबाव, कौन सा दबाव? अब मुझे नहीं लगता कि रियल दबाव कोई है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो डोमेस्टिक ऑडियंस पे आती है। अब अमेरिका हो, आप कमजोर नहीं दिखना चाहते अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, इसलिए आप बना के रखना जरूरी है। शायद ईरान के साथ भी ऐसी कुछ चुनौती है, लेकिन ईरान की जो अपनी लीडरशिप है वो कुछ फ्रैक्चर्ड है और ये भी एक शायद एक परेशानी आ रही है। अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना।